कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल अगर इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो अब क्यों नहीं है नेपाल इंडिया का पार्ट, और क्या नेपाल सच में इंडिया का पार्ट हुआ करता था, क्या नेपाल इंडिया से पहले आजाद हो चुका था या इंडिया पहले आजाद हो चुका था। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, कभी एक समय में नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश माना जाता था। तब यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू लोग निवास करते थे। इस देश की सबसे खास बात यह भी रही है कि ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल हमेशा से ही स्वतंत्र रहा है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि नेपाल कभी भारत का एक भाग हुआ करता था, जो बाद में भारत से अलग हो गया। हिंदुओं के वेदों के अनुसार नेपाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म नेपाल की जनकपुरी में हुआ था, जहां माता सीता का मंदिर भी है। लेकिन नेपाल को लेकर एक बात काफी गरमाई रहती है। साल 2021 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में नेपाल को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। मुखर्जी की माने तो अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मान गए होते तो पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत का हिस्सा होता। हालांकि नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। प्रणब दा ने यह भी लिखा है कि अगर उनकी जगह इंदिरा गांधी होती तो शायद वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलने से इनकार कर दिया था? आखिर क्या थी वो वजह? इतिहास, राजनीति और भारत नेपाल संबंधों को बारीकी से जानने वाले विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस मामले को जानने से पहले नेपाल के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेपाल बहुत ही प्राचीन समय में अशोक साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था। 3वीं शताब्दी में ही अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अपने अधीन किया था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में नेपाल राज्य समुद्रगुप्त की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार कर लिया। 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के शुरुआती समय तक समुद्रगुप्त ने ही नेपाल पर राज किया। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर आधिपत्य जमाने के लिए तिब्बत ने हमला कर दिया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल में आंतरिक संघर्षों के कारण बहुत ही अधिक रक्तपात होने लगा और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के साथ जब नेपाल में मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल ने लगभग 14 से 28 ईस्वी से लेकर 14 से 75 ईस्वी तक राज किया। इन सभी के बाद नेपाल पर आक्रमण नहीं रुका। बाद में नेपाल देश पर मिथिला के शासक नन्यदेव अपना आधिपत्य केवल कुछ ही महीनों के लिए जता पाए। इसके बाद पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। गोरखाओं ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर नेपाल को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। 19वीं शताब्दी में उन्होंने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा से मिला दी। सीमा सामीप्य के कारण 1814-1815 ईस्वी में नेपाल और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के बाद दोनों देशों में सुगौली की संधि हुई, जिसके अनुसार नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकार को दे दिए। नेपाल का ध्वज संधि की एक धारा के अनुसार नेपाल की वैदेशिक नीति भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित होती रही। इस प्रकार कुछ प्रतिबंधों के साथ नेपाल स्वतंत्र देश बना रहा। नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। नेपाल के संबंध वर्तमान में अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। नेपाल हमेशा से एक पृथक राष्ट्र के रूप में रहा है। वहीं अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने से इनकार कर दिया था, तो इसे समझने के लिए पहले जरूरी है इस मुद्दे को पहले समझा जाए। नेपाल के भारत में विलय करने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू ने बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटना चाहते थे। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू का यह भी सोचना था कि विलय जैसी किसी कदम से फिर अंग्रेजों और अमेरिकियों की दखलंदाजी से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की राजनीति चीन के खिलाफ थी और गोवा के विलय से भारत के खिलाफ विरोध था, जिसकी वजह से पंडित नेहरू नेपाल को भारत में मिलाने को संभव नहीं मान रहे थे। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में भारत में पूर्व राजदूत लोकराल बरल के हवाले
हवाले से कहा गया कि सरदार पटेल ने नेहरू के सामने नेपाल को भारत में मिला लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था। हालांकि इस दावे के कोई सबूत पेश किए जाने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन नजदीकी रिश्तों की बात 150 की संधि में जरूर थी, जो राणा के समय में हुई थी। भारत के प्रतिनिधि चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और उस वक्त के नेपाली प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर रामा के बीच शांति और मैत्री संधि पर दस्तखत किए गए। 1950 की संधि भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को परिभाषित करती है। कई नेपालियों को लगता था कि भारत ने राणा के खिलाफ गुस्से का फायदा उठाया, लेकिन चीन में कम्युनिस्टों की जीत और उनके तिब्बत के खिलाफ बढ़ते कदमों ने हिमालयी क्षेत्र के समीकरण को बदल दिया। उस वक्त के बाद से अब तक नेपाल में कई राजनीतिक बदलाव हो चुके हैं और भारत के प्रति नेपाल की विदेश नीति भी बदली है। लेकिन अगर यहाँ ये बात करें कि नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या होता? दोस्तों, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ के हसीन नजारे हर किसी का मन मोह लेते हैं। नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है और यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें आपस में सभ्यता और संस्कृति साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर साझी विरासत है। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय, तिब्बती और मंगोली संस्कृतियों का प्रभाव है। नेपाल की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। नेपाल की संस्कृति में शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, अनुष्ठान, व्यवहार के नियम और मानदंडों के नियम शामिल हैं और ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेपाल की संस्कृति, परंपरा और नवीनता का एक अद्वितीय संयोजन है। नेपाल में भी भारत की तरह त्योहार और उत्सव देश की संस्कृति का पर्याय हैं। अधिकांश नेपाली त्योहार विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं से संबंधित हैं। नेपाल में भी भारत के त्योहार बुद्ध जयंती और तीज मनाए जाते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। नेपाल के लोग हमारे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा को समझते हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों में रहते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत एक सी है। अगर भगवान राम भारत के हैं तो माना जाता है कि राजा जनक और माता सीता नेपाल की हैं। अगर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भारत में हुई तो उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भारत में लाखों नेपाली रोजी रोटी कमा रहे हैं और यही रह रहे हैं। नेपाल में भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। दोनों देशों में हिंदी बोली जाती है। काशी का विश्वनाथ मंदिर और काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों की एकता को दर्शाता है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में चेंजिंग बहुत हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बात यहाँ पे ये है कि इंडिया पहले नहीं बनाता था, पहले था नेपाल। पहले एक बड़ा ग्रेटर नेपाल हुआ करता था जो 1816 में टूट चुका था और 1816 में टूटने के बाद अंग्रेजों ने इसको तोड़ा था और अंग्रेज इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए, जब बांग्लादेश भी नहीं था, तो उस टाइम पे नेपाल के राजा ने इंडिया को ये बोला था कि भाई आप भी हमारे मुल्क को अपने मुल्क में शामिल कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी जमीनें तो आप हमारी ले चुके, जिसमें उत्तराखंड और बाकी इलाके थे जिसको हम ग्रेटर नेपाल की जमीनें कहते हैं, तो वो सारी जमीनें ऑलरेडी इंडिया में चली गई थी। तो इसलिए नेपाल की किंग ने बोला कि भाई ये सारी जमीनें तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो बाकी मुल्क को भी अपने मुल्क में शामिल कर लो। तो उस टाइम के इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम शामिल नहीं कर सकते, बोला कि नेपाल एक आजाद मुल्क है तो उसको आजाद रहने दे। लेकिन बात यह कि पहले ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल बनने के बाद, टूटने के बाद ये सारी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान बनी है। तो उस टाइम पे ये बात चली थी कि भाई नेपाल को इंडिया का पार्ट बनाया जाए। और बना क्यों नहीं? क्योंकि नेपाल के किंग ने तो बोला कि भाई शामिल कर लो, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कबूल करने से इनकार किया और कहा कि भाई नहीं, हम आपको अपना मुल्क में शामिल नहीं कर सकते। बात यहाँ पे ये कि भाई अक्सर लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड नेपाल का पार्ट था। तो देखिए, जब ग्रेटर नेपाल की पार्ट्स की हम बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बाकी सारी जगह नेपाल की बनती है और जिसमें कुमाऊं गढ़वाल भी रहते हैं। तो ये सारी जगह पहले नेपाल की हुआ करती थी। तो जब ये जगह नेपाल से इंडिया ने ले ली, अंग्रेजों ने छीन के इंडिया को दी है, तो इसी वजह से नेपाल की किंग ने फिर कहा कि भाई अब सब नेपाल तो आप लोगों ने ले लिया, ये बाकी जो छोटा मोटा नेपाल है उसको भी आप ले लो, अपने मुल्क में शामिल कर लो। ये बात थी जिसकी वजह से नेपाल के लोग आज भी कहते हैं कि भाई उत्तराखंड हमारा हिस्सा है। तो अगर आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर पार्ट बन जाता तो ये अलग बात होती।